व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जंग के खतरात बहुत से लोगों के नज़दीक मंडला रहे हैं। आज सिक्योरिटी की मीटिंग और ब्रीफिंग हुई प्राइम मिनिस्टर की। DGISI, आर्मी चीफ, DGI SPR, ये सब लोग मौजूद थे और जो इतलात आई हैं, जो इलामिया जारी हुआ, फुल हैंड दे दिया है। अफवाज पाकिस्तान को से कोई रिएक्शन आए तो वो उसके हिसाब से मुंह तोड़ जवाब दें, ये इलामिया जारी हुआ है। मुंह तोड़ वाला लफ्ज़ तो मैंने खैर खुद ही कर दिया, लेकिन भरपूर तैयारियों की बात की। उन्होंने कहा कि उसके जवाब आप अपने हिसाब से बिल्कुल देने में आज़ाद हैं। तो ये बात इसमें मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन पाकिस्तान की बॉर्डर से अगर पाकिस्तान की बॉर्डर के अंदर आ जाएँ तो वहाँ पर भी एक जंग जारी है हुकूमत, नैब और पीपल्स पार्टी और नून लीग को लेकर। स्पीकर सिंध असेंबली की गिरफ्तारी कोई मामूली वाक़या नहीं। उनके घर में नैब के एहलकार जो है वो दीवारें फैलान कर दाखिल हुए और उन्होंने मुबैना तौर पर उनकी ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी की। उस बदतमीज़ी की रिपोर्ट और हालात ज़ार जो है वो नन अदर दैन इतने बड़े इदारे, इतने बड़े मनसब पे बैठे शख्स ने बताया है, जो कि सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह। पहले उन्हीं की ज़बानी सुन लेते हैं, क्योंकि जिस तरह नैब छापे मार रहा है और पॉलिटिशियन को पकड़ रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रही कि हर तीसरा चौथा पॉलिटिशियन जो है इतना ही करप्ट है और पाकिस्तान जो है वो करप्ट अशराफिया का मुल्क है अगर देखा जाए तो। ज़रा सुन लेते हैं मुराद अली शाह साहब क्या कहते हैं। आगा सिराज दुरानी साहब को कल अरेस्ट किया गया। नैब की पूरी टीम उनके घर पे धावा बोलती है, जबरदस्ती दीवारें टाप के, गेट तोड़ के उनके घर में दाखिल हुए। कोई मर्द उनका फैमिली मेंबर मौजूद नहीं था घर में। 5 खवातीन घर पे थी। उनको कहा आप बाहर निकल जाएं घर से और उनको लॉन में खड़ा कर दिया। निहायत ही बदतमीजी की गई खवातीन के साथ। उन्हें कहा गया कि जी बेसमेंट कहाँ है बताओ भाई। उन्होंने कहा हमारे घर में बेसमेंट है ही नहीं। कहे भी लाओ इधर खोद के हम बेसमेंट निकालेंगे। सिगरेट पी रहे थे, उनको इतनी शर्म नहीं आई। उनको किसी ने कहा कि जी मुझे सिगरेट ना पिए, मुझे तकलीफ हो रही है। एक बच्ची ने तो उसे कहा तुम्हें पता नहीं क्या कर सकते हो, और धुआं उसे मुंह पे मारा सिगरेट का अगला कच। 6-7 घंटे तक उनके घर में अंदर रहे, अजीब अजीब फिक्रे कसते रहे, सारी चीजें उलट पुलट की। उनसे कहा था कि अगर आप लोगों ने फोन इस्तेमाल किया तो हम आपको देख लेंगे। उनसे जबरदस्ती डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर्स कराई, कई चीजों की उन्हें तस्वीर उतारी। तो एक उनकी बच्ची ने जो थोड़ा बहुत कानून जानती थी, उन्होंने कहा कि जी आप ये नहीं कर सकते। उन्होंने कहा चुप करके बैठ जाओ, जो हम तुम्हारे साथ कर सकते हैं तुम्हें पता नहीं है। किसी की तजलील करना, खासतौर पे फैमिली की तजलील करना, ये इंसानियत से गिरी हुई हरकत है जो कि नैब के मुलाजमीन ने की है। निहायत ही अफसोस से कह रहा हूँ कि इस सूबे का चीफ मिनिस्टर होते हुए भी इस असेंबली के स्पीकर को, उनकी फैमिली को हम एक नैब की टेररिज्म से हम बचा ना सके। लो जी, नैब के टेरर से वज़ीर सिंध नहीं बचा सके तो ये तो लग रहा था कि इस्तीफ़ा ना दे दें, फ़र्द जज्बात में आ गए। लेकिन खैर इतना जज्बात उनमें नहीं था, इतना ही रखा जो उन्होंने बताया। आज कौमी असम्बली में हंगामा था और पीपल्स पार्टी नून लीग जो है यकजा ज़बान होकर नैब को रो रहे थे। ज़रा सुन लेते हैं खुर्शीद शाह साहब क्या फरमा रहे हैं। आगा सिराज को कल घसीट के गाड़ियों में डाल के अंदर जेल में डाला, उसकी फैमिली को 12 घंटे। औरतों को क्या कसूर किया है? हमने कसूर किया है, हमें सजा दो। कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि ये मुल्क ही चढ़ा है हमें सूलियों पे चढ़ाने के लिए। ये मुल्क ही बना है कि सियासतदान को गोलियां मारने के लिए। बाकी किसका एहतसाब नहीं होता। ये तो बदबख्ती हम सियासतदानों की है। हमें बोना भी कहा जाता है, चोर भी कहा जाता है। उधर बैठे हैं तो वो कहेंगे ये चोर है, जब हम उधर जाते हैं तो कहते हैं ये चोर है। तो पाकिस्तान के लोग फिर क्या कहेंगे? नया पाकिस्तान में तो ऐसे ही होगा ना कि सिटिंग स्पीकर को घसीट के जेल में डाल दो। ये नया पाकिस्तान का कारनामा है, पहले कभी नहीं हुआ था। आपको भी डरना चाहिए। आप डरे, केस तो बनाए जाते हैं। पाकिस्तान की तारीख को तो देखो। आप खुश फहमी में न रहे मिस्टर स्पीकर। ये इस मुल्क में पता नहीं किस वक्त क्या हो जाए। स्पीकर की गिरफ्तारी पे आपको भी एहतजाज करना चाहिए। हम तो करेंगे, गली कूचे में करेंगे। सकता है कल आप सिंध के चीफ मिनिस्टर को भी पकड़ ले ऑफिस में जाके, तो क्या आप पाकिस्तान की इंटीग्रिटी की बात करेंगे? मसला ये है कि जो खुर्शीद शाह साहब हैं वो भी सही फरमा रहे हैं, इस तरह होना नहीं चाहिए। लेकिन अगर वो करप्ट हैं तो फिर तो छोड़े भी नहीं जाना चाहिए। इसमें तो कोई ऐसा मसला नहीं है। अबव द लॉ तो कोई भी नहीं होता दुनिया में कहीं पे, ख्वाह वो स्पीकर हो, स्पीकर का कोई ऊपर नीचे हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये सवाल बड़ा अहम है कि वाक़तन नैब की जो कार्रवाई है जिस तरह की गई है, क्या उनके पास उतने शवाहिद थे? इससे पहले हमने देखा कि नैब ने शहबाज शरीफ को जब पकड़ा
तो जो अदालत के रिमार्क्स आए तो वो उनको मुंह की खानी पड़ी अगर देखा जाए तो नैब को, और वो शवाहिद भी नहीं थे और वो केस भी लग रहा है कि वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बनाया गया मुबैना तौर पर बादियुल नज़र में। बहरहाल नैब तरदीद की है इन तमाम हैरेसमेंट्स की, लेकिन ये हमारे सामने आई ये चीज़ें। और मैं सबसे पहले ज़रूर जानना चाहूँगा अपने आज के हमारे एनालिस्ट हैं, आज के पैनल में पॉलिटिशियंस नहीं है, हमारे साथ इम्तियाज़ आलम साहब मौजूद हैं, मज़हर अब्बास साहब हैं, मुबशर जैदी साहब हैं, लेफ्टिनेंट रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, इरशाद भट्टी साहब। भट्टी साहब, पाकिस्तान में सियासतदानों को कब तक गोली मारी जाएगी, कब तक उनको हॉरिबल एग्जाम्पल बनाया जाएगा? ये तौहीन है सियासतदानों की जो हो रही है इस वक्त नए पाकिस्तान में। देखिए, बड़ी अच्छी बात है, ये सियासतदानों को मिल के सोचना चाहिए था कि इस कानून से हमारे साथ तौहीन होती है, ये चीज़ें बुरी होती हैं, ये चीज़ें अच्छी होती हैं। जब आपका 3 दफ़ा का वज़ीर-ए-आज़म कहे कि मुझे पता नहीं था कि नैब के कवानीन इतने ख़तरनाक हैं, तो फिर क्या किया जाए? आपके पास चांस था, अल्लाह ने आपको मौका दिया था, अल्लाह ने आपको चांस दिया था, बादशाह बनाया था। 22 करोड़ मुल्कों में ये जो चंद जिनके आपने बयानात सुनाए हैं, या चंद जो जेलों में हैं, या चंद जो ज़मानतों पर हैं, इनको अल्लाह ने मौका दिया था, इज़्ज़त दी थी, मकाम दिया था, रुतबा दिया था। अब इनका काम था कि वो ऐसे कवानीन बनाते कि कोई उनकी तौहीन ना कर। लेकिन भट्टी साहब नैब से कहता नजर, मेरा सवाल आपसे ये कि सियासतदान जो है क्या वाकईतन इतनी करप्ट अशराफी है पाकिस्तान की कि इस तरह गिरफ्तार हो रही है? दर्जनों के इस तरह सब्जियां नहीं खरीदी जाती, इस तरह के बुक हो रहे हैं सियासतदान नैब के केसेस में, करप्शन केसेस में। इम्तियाज़ साहब हंस रहे हैं, मेरे भी हंस रहे हैं। आपने सारों की कहानियां तो सुनी हुई हैं। देखिए, ये जो ICP आज हैं, ये जो सराज दुरानी साहब हैं, इन पे क्या इल्ज़ाम है कि गैर कानूनी तकर्रियाँ 352 MPA हॉस्टल और जो सूबाई असम्बली बनी है वो इनकी ज़ेर निगरानी बनी है, वो इन पे इल्ज़ाम है कि 8 करोड़ 44 लाख इन्होंने डिक्लेयर किए हुए थे, 27 करोड़ की वैल्यू है। और जो है कि गुलजार अहमद वलजान मोहम्मद, ये कहा जा रहा है कि तारक रोड पर मिज़ान बैंक में एक अकाउंट है जिसमें 60 करोड़ की मशकूक ट्रांजैक्शन हुई हैं, और इनके अकाउंट से, इस अकाउंट से आगा सिराज दरानी की साहबजादी की जायदादें खरीदी गई हैं। तो ये नैब बता रहा है। अब लेकिन बात वही है कि आपके पास अगर नैब से भी बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर यह है कि आप करने क्या आए थे, आप कर क्या रहे हैं, ये सवाल है। आपने मुबैना लूटमार, यानी ये आप सब चोरी, डाके, लूटमार, ये काम करने के लिए तो आप नहीं आए थे। आपकी इनकी गवर्नेंस का हाल देख लें, इनके फैसलों का हाल देख लें, 22 करोड़ का हाल देख लें, लोगों का, मुल्क का हाल देख लें, 155 इदारे खसारे में हैं। तो अपनी जिम्मेदारी लें, अपनी जिम्मेदारी लें, अपना बताएं। राइट। इम्तियाज़ आलम साहब, ब्रॉडर क्वेश्चन है, ये सियासतदान हमारे करप्ट हैं या सियासतदान एक दूसरे को जलील करते हैं? कोई झूठा कहता है, कोई चोर कहता है, तो इसलिए इनका इमेज ही खुद ही एक दूसरे गिराते रहे। जो खुर्शीद शाह साहब भी कह रहे थे कि जब हम वहाँ बैठे होते हम आपको चोर कह रहे होते, या वाकईतन ये चोर ही हैं एट लार्ज? देखिए, आप सारे सियासतदान करप्ट हैं, सियासत होती ही करप्शन है। आप सियासत ख़त्म कर दें, ये आइन कानून सब बकवास है, इसे ख़त्म करें और कुल लाएँ यहाँ पे आयतुल्लाह इकट्ठे करें, उनके हाथ में तलवार पकड़ाएं, सबकी गर्दनें काट दें, बस वही। ये आप इस तरह का जवाब चाह रहे हैं ना, यही जलता है। हम क्या चाह रहे हैं? करप्शन इस मुल्क का बड़ा इशू है, करप्शन हर महकमे में है। अभी भट्टी साहब ने कहा है कि 156 महकमे क्यों खसारे में हैं, वो सियासतदान तो उस हेड नहीं कर रहे थे। ये जो बाकी जगह हम सुनते हैं कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, तो पूरा आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। उससे सिर्फ आप सियासतदानों को करेंगे एक विच हंट तो ठीक नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप ने एहतसाब को इस्तेमाल कर रहे हैं सियासी मकासद के लिए, जो बिल्कुल गलत है, जिसकी वजह से उसकी लेजिटिमेसी ख़त्म हो रही है। मैं नहीं कह रहा कि एक आदमी साफ है, फलां करप्ट है, बंदे पकड़े जा रहे हैं। वो देखिए ना, वो हम देख रहे हैं भी गए। लेकिन सवाल ये है कि आप जब तक इवन हेडिंडेस नहीं रखेंगे, आप उसमें शफाफियत नहीं रखेंगे, आप उसमें कानून, अभी सारा देखिए ना, एक स्पीकर को आप पकड़ रहे हैं इस्लामाबाद में सिंध असेंबली के जी, ये आप ड्रामा क्यों क्रिएट कर रहे हैं? वो अगर कराची जा रहे थे और अगर तफ्तीश का मरहला है तो तफ्तीश के मरहले में तो प्राइम मिनिस्टर भी हैं और स्पीकर कौमी असम्बली भी, और बहुत से लोगों की तफ्तीश हो रही है। तो फिर जिस तरह आप जाके सलूक कर रहे हैं, मतलब इससे नज़र आ रहा है कि आप असल में खौफजदा करना चाह रहे हैं और सियासी तौर पर आप सितमज़रीफ़ी कर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि इससे जो मकसद है ना अकाउंटेबिलिटी का, एहसाब का, जो अच्छा पूरा नहीं होगा, वो ख़राब हो जाता है। और इसका फ़ायदा ये, इसका क्या होगा नुकसान, कि जो लोग वाकई करप्ट हैं वो भी बच जाएंगे, वो मजलूम बन जाएंगे, वो सिर पे मिट्टी डालेंगे और
करबला मनाएंगे कि जहाँ देखिए हमारे साथ ज्यादती हो रही है। और फिर ये दूसरी बात ये कि हमें नज़र आ रहा है कि सिंध में पीपल्स पार्टी को टारगेट किया जा रहा है, हमें ये नज़र आया कि अपोजिशन को टारगेट किया गया है। और फिर ये बात याद दिलाना कि पहले आपने कानून क्यों नहीं देखा, आप पैदा क्यों हुए थे, आपने पार्टी क्यों बनाई थी, आप सियासत में क्यों आए थे, पाकिस्तान में सियासतदारों से अच्छा नहीं होता। किस तरह की बेमानी और बातें करते हैं। असल बात यह कि हमें संजीदगी इख्तियार करनी चाहिए। इस मुल्क को बड़े बड़े मसाइल दरपेश हैं, जंग के ख़तरात मौजूद हैं, लड़ाई के ख़तरात मौजूद हैं। मुल्क को अफ़गानिस्तान में बड़ा कुछ कोई ये स्वाय इस बात के कोई हमारे टेलीविज़न सेट्स पे कोई डिस्कशन हो रही है। हिंदुस्तान के टेलीविज़न देखो तो वहाँ स्वाय पाकिस्तान की दहशतगर्दी का दूसरा इशू कोई नहीं है और हमला करने के। यहाँ उठाओ यहाँ करप्शन करा, इसके अलावा फला पकड़ा गया फला ठीक। मैं कौन होता हूँ या आप कौन होते हैं मीडिया पे बैठकर मीडिया ट्रायल करने वाले? भाई लेट द फैक्ट्स कम के केस को ट्रायल उससे पहले उससे पहले ही सजा दे देते हैं। हम बने हुए जज भी बने हुए, जूरी भी बने हुए और एग्जीक्यूटिव भी बने हुए। ये ठीक नहीं है मदर साहब, ये ठीक नहीं है। एक तो मीडिया का रोल भी जरा डिफाइन कर दें कि आगा सिराज दुरानी का जो गिरफ्तारी उसे किस तरह रिपोर्ट किया जाना चाहिए था, नंबर 1। और नंबर 2, ये पॉलिटिशियंस के हवाले से जिस तरह इम्तियाज़ आलम साहब फरमा रहे हैं कि एहतसाब जो है वो सियासी बुनियादों पर हो रहा है, ऑपोजिशन को टारगेट किया जा रहा है, ऐसे ही हो रहा है आपके नज़दीक मदर साहब? शुक्रिया कामरान। देखिए, आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी इतना बड़ा मसला नहीं थी जितना बड़ा मसला उसके घर को 6 घंटे मैसूर करके बना दिया गया। आप मुझे बताएं कि आगा सिराज दुरानी पे इल्ज़ाम था, आगा सिराज दुरानी को आपने गिरफ़्तार कर लिया। अभी इम्तियाज़ साहब कह रहे थे इस्लामाबाद से गिरफ़्तार किया, इस्लामाबाद से गिरफ़्तार करने की कोई वजह नहीं समझ में आती थी। सिंध में उसका केस है, कराची में उसका केस है। सिंध सर नैब तो किसी भी जगह अरेस्ट कर सकती है, आपको पता है, कौमी इदारा है, करके हैंडओवर किया। भाई गिरफ्तार करके कराची ले गए ना, कौमी इदारा जरूर है, कराची में पकड़ लेते, इदारा जरूर है, लेकिन वो आदमी कराची ही आ रहा था ना। उनको लगा रिएक्शन ना ज्यादा हो जाए उनकी पार्टी की तरफ से, उनका वो पूरा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। मतलब ये तो मैं अपनी असम्पशंस दे रहा हूँ, लेकिन आपका पॉइंट है कि जी किसी गैर मुल्की दौरे पे तो नहीं रवाना हो रहे थे ना, कराची आ रहे थे, गिरफ्तार कर लेते, चले आपने वहां पकड़ लिया जी, कोई मसला नहीं है, आपने वहां पकड़ के उनको, और उन पे संगीन इल्जाम है और 2008 का केस है जिसकी बुनियाद पे उनको आपने गिरफ्तार किया। लेकिन मुझे जस्टिफिकेशन बताएं जो उसकी फैमिली को डिटेन किया आपने 6 घंटे, क्या इंतजार नहीं किया जा सकता था? या उससे पहले जब आगा सिराज कराची में थे उस वक्त 1 दिन पहले आप कराची पे छापा मार लेते, कराची में उसके घर पे, वो तो घर ही में थे। 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, क्या 1 दिन ऐसी ब्रेक थ्रू हुआ है कि जिसकी बिना पे आपने गिरफ्तार कर लिया? मदर साहब ये आपकी बात तो जी सर जी बताइए। ये जो सिंपल सी चीज होती है, इससे जो जेन्युइन केस है वो भी, उस पर भी शक आने लगता है। जो जेन्युइन इन्वेस्टिगेशन है उस पर भी सवाल उठने लगता है। यानी जिस आदमी को आप 1 दिन पहले, 2 दिन पहले कराची में गिरफ्तार कर सकते थे, उसकी मौजूदगी में उसके घर को सर्च कर सकते थे, आपने बाहर उसकी, वो वहाँ मौजूद नहीं, आपने इस्लामाबाद गिरफ्तार किया, यहाँ उसकी फैमिली, उसकी वाइफ, उसकी बेटियों को डिटेन करके 6 घंटे, जिन पर कोई चार्ज नहीं है, उनको आपने 6 घंटे तक मैसूर रखा। इसका कौन जवाब देगा? मदर साहब यानी ये जो एटीट्यूड, मुझे एक बात बताइए कि जो नैब के रूल्स है, जो नैब के रूल्स है कहते हैं, जिसमें बगैर शवाहिद के भी आप छापा मारे गिरफ्तारियां इस तरह कर लेते हैं, तो ये अगर इन्होंने इंडोर्स करके रखा, मेरा सवाल है जी, मैं सर सवाल एक करने लगा था मेरे भाई, बगैर शवाहिद के आप छापा मार सकते हैं, लेकिन उसकी फैमिली को, जो इन्वॉल्व नहीं है, जिसकी बेटी इन्वॉल्व नहीं है, उसको आप किस तरीके से? सर लेकिन नैब ने तरदीद कर दी है, उसकी प्रेस रिलीज उनकी मेरे सामने है, को डिटेन कर दिया। सर उन्होंने कहा कि हमने चार दीवारी का पामाल करने का सोचा भी नहीं जा सकता। नैब हर शख्स औरत की इज्जत नफ्स पर मुकम्मल यकीन रखता है, तो हमने कानून के मुताबिक मौजूद महजाज अदालत से सर्च वारंट हासिल किया। नहीं कामरान, मुझे बताएं कि क्या 6 घंटे उसकी फैमिली का कोई मेंबर बाहर आ सकता था? कोई आदमी घर से अंदर जा सकता था, घर के अंदर जा सकता था? सर सर्च वारंट कोर्ट से मिला हुआ था। एक्सप्लेन करें इस चीज को। वो कह रहे हैं लेडीज पुलिस भी थी। आप वही मैं कह रहा हूं कि आगा सिराज पे बड़ा सीरियस केस है, उस केस को आप इस तरह के इवेंट्स करके, और ये और मामलात में भी आप देख लें, तो
तो आप अननेसेसरी एक इवेंट को एक ड्रामेटाइज करके उस चीज को आपने खराब कर दिया। बिल्कुल ठीक है जी, मतलब ठीक से मुराद आपका पॉइंट है। अखबारों में और आज जो सिंध के अखबारों में खबरें छपी हैं वो आगा सिराज की गिरफ्तारी से ज्यादा उसकी फैमिली के साथ जो किया गया वो छपी हैं। राइट, तो आपके ख्याल में ये गलत हुआ? लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब साहब, ये आप देख रहे हैं मुल्की हालात, आगा सिराज की गिरफ्तारी को गलत नहीं कह रहा, उनकी गिरफ्तारी फैमिली की जरूरत, जी जी, लेकिन मैं ये फैमिली के साथ जो किया उसका राइट नहीं था नैब। ठीक है, लेकिन मेरा जरा क्वेश्चन ब्रॉडर है जनरल साहब, ये सियासतदान जो ऑब्वियसली अब खड़े होकर प्रोटेस्ट करते हैं, विक्टिमाइजेशन की बात करते हैं, तो आपको भी कुछ शायबा नजर आता है इसमें? क्योंकि पीपल्स पार्टी कहती है उनको हमेशा कभी गोलियों से उड़ा दिया जाता है, कभी कोड़े मारे जाते हैं, कभी फांसी दी जाती है, और अब उनका एहतसाब बड़ा बेरुखी से, बड़ा संगदिली से किया जा रहा है। तो एक तो इसमें भी कमेंट करते हैं, और ये जो जिस तरह इनके घर पे हमला किया नैब ने मुबैना तौर पे, हालांकि नैब ने तरदीद की इसकी, उन्होंने ये भी कहा है कि लेडीज़ पुलिस भी उनके साथ थी, तो इसको भी आप किस नज़र से देखते हैं कि ज्यादती हुई है सियासतदान फैमिली के साथ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये कि हमें ये कहना कि सियासतदान चोर हैं, सियासतदान, ये मेरा ख्याल मुनासिब नहीं, क्योंकि सारे सियासतदान तो नहीं है ये काम करते जी। अगर चंद एक का नाम आता है तो वो ये इंप्रेशन देने की कोशिश करते हैं कि जी सिर्फ सियासतदानों को पकड़ा जाता है। भाई सियासतदान अगर आप पार्लियामेंट में जाके देखें तो आप उंगलियों पर गिन लेंगे कि 4-6 हैं जिनके खिलाफ एक्शन हो रहा है, इससे ज़्यादा कोई है? तो इसको मेरा ख्याल है इस पैराए में ना पेश करना चाहिए, ना ही इतनी हाइप क्रिएट करनी चाहिए। और जहां तक ताल्लुक है कि एक छापा मारा गया और उसमें हाइप तो होगी ना सर, जब ऑपोजिशन लीडर खड़े होकर बात करेंगे, शीशा एक लार्जेस्ट पार्टी है, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी, तो हाइप तो होगी इसकी। ये एक पुराना हरबा है कि आप उसको ये रंग देना शुरू करते हैं। मिसाल के तौर पे मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर इल्जाम आया था, तो क्या वो पूरी मुस्लिम लीग नून उसमें इन्वॉल्व थी? लेकिन उसको रंग दिया गया। उसकी वजह यह है कि 18वीं तरमीम में जो इनको डिक्टेटर बना दिया गया था, उसके बाद ये पार्टीज होस्टेज हो चुकी हुई हैं। अब किसी की जरूरत नहीं है कि वहां पे वो उनके ख्यालात से हटके बात करे, लिहाजा नून लीग ने उसको जंग बना दिया। और वो, हालांकि हर आदमी अपने किरदार का, अपने काम का, अपनी गलतियों का खुद जिम्मेदार है और वो जवाबदेह है उसके लिए। अगर उसने नहीं किया तो वो अपने आप को बड़ी जिम्मा साबित करेगा। यही हर जगह एक महज़ब सोसाइटी में होता है, लेकिन यहाँ पूरी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो खड़ी हो जाती है और उसको गिरफ्तारियां तो सियासतदानों की हो रही है, इसलिए तासुर तो ये उभर रहा है कि सियासतदान सारे चोर हैं और कोई चोर नहीं है। देखिए, ये इररिस्पेक्टिव है, सारे सियासतदान चोर नहीं है, मैं तो बार बार कह रहा हूँ। और एक गिरफ्तारी होने की हो रही है, नाम लेके कहें सारे सियासतदान चोर हैं, तो ये फिर आप अपना मकसद हल कर रहे हैं, आप इस इशू से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। आप चाहते हैं कि जो 4-6 पकड़े गए उनको भी ना हाथ लगाया जाए, ये गलत है। आप कह के जी सारे सियासतदान आप क्या कन्वे करना चाह रहे हैं? सारे सियासतदान तो नहीं है, आपके 99% लोग जो हैं वो बाहर हैं, उन पे कोई इल्जाम नहीं है। अगर 1% उनमें से लोगों पे इल्जाम आ गया तो उसको आप सारे सियासतदान कहेंगे? सही। ये तो बड़ा अजीब सा एक लॉजिक है कि आप इस तरह की बात करके अच्छी लॉजिक दी, एक फतूर पैदा करें आप अपनी सोसाइटी में। ठीक नहीं तो ये तो वाज़ेह है, आप गिनती कर लें कितने लोग हैं। सारे सियासतदान चोर नहीं है, आप इसको हाइप ना दिया करें। नहीं यार, सारे जर्नल और सारे जज जो हैं वो सब साथ हैं। वो सब क्या है? सब बड़े शरीफ हैं। अब आप जम में नहाए हुए नहीं, फौज का तो एहतसाब होता है, कहाँ होता है? करप्शन, कई ब्रिगेडियर जनरल निकाले गए। पता लगा? ओहो, जनरल साहब आपका एहतसाब किस तरह होता है, बता दें इम्तियाज साहब को। मुझे नहीं पता। आई जस्ट डोंट नो। देखिए, मैं ये सिर्फ आपको अर्ज करना चाहता हूं, इम्तियाज साहब की विजडम में थोड़ा एडिशन करने के लिए बड़े आदम आदमी है। देखिए, एक बात जरा मैं अर्ज कर दूं, अगर फौज का एहतसाब जिस तरह होता है, मेरी गुजारिश है अगर आपको उस पे समझते हैं कि उसमें कोई रियायत है तो वो पूरी कौम पे नाफज कर दें, मैं बड़ा खुश होऊंगा। पूरी कैसे होता है सर, बताएं ना इनको। तो आपको ये आज दिन तक कोई, मेरी बात सुनिए, अभी कामरान ने एक बात सुने सर, कितने लोगों का एहतसाब हुआ है बाहर? जिस सियासतदान पे उंगली उठी है, क्या नैब ने गूंगे वकील खड़े करके उनको छोड़ा नहीं है? आप बाहर से मुकदमे आए हुए पनामा के और बाहर से आए हुए ऑस्ट्रेलिया से फेक अकाउंट्स के, किसको सजा हो गई है? ये छाने बरी होंगे, नैब वहां पे फोटो कॉपियां देगा, $60 मिलियन बाहर से निकल जाएंगे, आदमी बरी होगा। फौज ऐसे नहीं छोड़ती किसी को। आप फौज का निजाम राइज कर दें, अगर यहां पे करप्शन खत्म ना होगी तो मुझे पकड़ लें आप। ठीक है, ये क्या बातें कर रहे हैं? फौज में सबूत बड़ा कम देखा जाता है।
फौज में सबूत कम देखा जाता है, अगर इंटेलिजेंस रिपोर्ट है आदमी को रगड़ देते हैं उस पे। मैं आप गुजारिश पूछ रहा ये बड़ा डिफरेंट सिस्टम है। आप वो लगा के देख ले बाहर, अगर आगे 1 साल के अंदर करप्शन खत्म ना होगी तो मुझे पकड़ने। आप क्यों फौजी अदालतें बनवाते हैं बाहर? पिछले आर्मी इसी वजह से कि आपको पता है कि सिविल सिस्टम में छूट जाएगा। 9 साल में खत्म कर देते ना सर। पिछले आर्मी चीफ के दौर में तो जनरल जो करप्शन में फारिग किए गए ब्रिगेडियरों के नाम भी शाया किए गए, और मेरी इत्तला के मुताबिक और भी आ सकते हैं। बात यह है जी, करप्शन को जीरो टॉलरेंस है। बात यह है कि अगर इतना ही मामला ठीक होता है तो हमने 36 साल से ज़्यादा अरसा फौजी हुकूमतें देखी हैं, तो पाकिस्तान को साफ कर लिया जाता। और हमने देखा कि किस तरह मुशर्रफ के दौर में, जनरल अयूब खान के दौर में, जनरल अयूब खान ने लाइसेंस राज चला, बंदा रातों रात अरबपति हो जाते थे। ये सारी करप्शन फैलाई ज़ियाउल हक ने फैलाई, जो गैर सियासी कल्चर और गैर सियासी कल्चर के जिसमें नवाज शरीफ साहब भी लेकर आए, जिसमें जो चोर था, जो लैंड ग्रैबर था, और पॉलिटिशियन जो थे, जो साहब के पास साइडलाइन हो गए और वो बन के आ गए, सियासतदान सामने आ गए। ये सब आपने काम किया। वही लीडर हैं। मैं ठीक है जी, आपने बनाया। मुबशर जादी साहब ने डॉन में खबर लगा दी मेरे खिलाफ, प्रोग्राम भी करते हैं, उनको मत जाने दें जरा मुझे। मुबशर भाई, उन्होंने आपको पुलिस ही आने दे रहे, मेरा आपके बनाए हुए हैं। अच्छा जी, मुबशर साहब जरा बताइए। अच्छा तो कह रहा हूँ हमारे, मैं अच्छा वजह से आप पंगे में नहीं पड़ना चाह रहे, सही है। नहीं, मैं मौजूद थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि आपको तो निकालूं बीच में से, को मिलाएगा ऑलरेडी फंसे हुए हैं। देखो जी, देखिए मेरे भाई, मैंने क्योंकि नैब को फर्स्ट डे से कवर किया है, और वो दिन है और आज का दिन है, 20 साल हो गए। मेरे तमाम दोस्त मुझे एक कन्विक्शन बता दें, ये सिर्फ सियासी इंतकाम और जो है सियासतदानों को बदनाम करने का इदारा है। डॉक्टर आसिम के 473 अरब रुपए कहाँ चले गए, मुझे बता दें। वो डीजी रेंजर्स ने भी कहा, वो सब ने उस वक्त कहा कि जी बस यही है, आधे खरब की उन पे आपने लगा दिए इल्ज़ाम। आज कहाँ हैं वो इल्ज़ाम? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखिए, इसको ये इदारा ही बना ही सियासी इंतकाम के लिए, जो जनरल मुशर्रफ ने बनाया था। अपने प्यारों को, जिनमें चौधरीज थे, उनके कर्जे भी माफ़ हो गए, उनके केसेस भी ख़त्म हो गए, और जो अपने सियासी मुखालफिन को उन्होंने करना था उन्होंने दबा करके उनके खिलाफ किया। लेकिन जब ये केसेस अदालत में आते हैं, खसूसन अदालत आलिया या अदालत उज़्मा में, तो ये सोचे कि ये क्यों पलट जाते हैं। वजह यह है कि इस इदारे में इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो इन्वेस्टिगेशन कर सके। ये इधर उधर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, कुछ इदारे इनकी मदद करते हैं, और ये बस बदनाम कर देते हैं टीवी पे। हम जैसे, आप जैसे एंकर जो है दबा के इसको, इस मोहब्बत में कि मुल्क को शायद कुछ वापस मिल जाएगा, हम जो है बड़े बड़े प्रोग्राम कर देते हैं। उसके 3 महीने बाद जो है वो सियासतदान हाथ झाड़ के और वो बाहर निकल जाता है, फिर नए सियासतदान के पीछे लग जाते हैं, और वो सिलसिला दोबारा से शुरू हो जाता है। तो मेरे भाई, नहीं करता है, नहीं है के बारे में आप क्या कह रहे हैं? मैं ये करता हूँ सर, बिल्कुल ठीक है, सारे यही कर रहे होंगे इस सारे चैनल्स पे। खुदा का शुक्र है आप लोग यहाँ बैठे हुए, कुछ और नहीं देख रहे अभी। भट्टी साहब, ये इल्जामात ही का इंस्ट्रूमेंट है। जी मुबशर साहब, एक चीज मैं से भट्टी साहब तो पर्चा खोल के चार्जशीट पढ़ना शुरू कर देते हैं ना। लेकिन मैं सिर्फ ये बताएं कि जिस जर्नैल को निकाला गया था बलूचिस्तान से, वहाँ पर अगर नैब जाकर के उसके घर में उनको, फैमिली को बंद कर देती और उनको ले जा करके वो जो है ट्रायल करते, तो वो उनको तो आपने आराम से करके जबरी तौर पर रिटायर किया, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो मुझे बताएं कि जर्नैल के बेटे के पास फरारी कहाँ से आई? मैं इसका जवाब दूंगा। जी जनरल साहब जवाब दे दें यार, अंजुम साहब मैं जवाब देता हूँ। देखिए मुबशर भाई, बात यह है, अगर वो केस बाहर आ जाता तो वो नौकरी से भी नहीं जा सकता था, क्योंकि व्हाइट कॉलर क्राइम में सबूत बड़े कम होते हैं। हमें उसको इंटेलिजेंस रिपोर्ट पे सजा दी, अगर वो आप अदालत में ले जाते वो छूट जाता। ब्रेक लूंगा जी मैं के केस में, हम ये किसी और तरफ ही चले गए। मैं जानना चाह रहा हूँ, भट्टी साहब के पास आऊंगा ब्रेक के बाद, जरा ये बता दीजिए कि क्या वाकई सर मुबशर साहब कह रहे हैं नैब इल्जामात का इंस्ट्रूमेंट है जिसमें सियासतदानों को जलील किया जाता है, उनको डेरोगेट किया जाता है? ये इस पर जरूर जरा कमेंट स्टार्ट आपसे करूंगा, फिर बाकी पैनलिस्ट के पास आऊंगा एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू शो। इरशाद भट्टी साहब, बस इसके बाद मैंने पाकिस्तान इंडिया पे और आज की सिक्योरिटी ब्रीफिंग पे जाना है, लेकिन बता दें कि नैब जो है, ये आपको लगता है वाकईतन मुबशर साहब की बात में इस हद तक वजन तो है कि बेशतर लोग छूट गए हैं। अभी इवन नवाज शरीफ साहब का जो केस है, वो एहतसाब अदालत का, वो आके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने उनकी ग्राउंड्स को उड़ा के रख दिया। शहबाज शरीफ साहब के साथ भी ऐसे हुआ। तो ये सिर्फ उनको हैरास करने के लिए सियासतदानों के नैब काम कर रहा है?
भट्टी साहब क्या हो रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कामरान भाई कि जो जैसे मैं इम्तियाज़ साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा, मुझे भी अपने डिक्टेटरों से दो बड़े सख्त गिले हैं कि एक पहला आया मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा, उसने भुट्टो साहब को तैयार किया, अयूब खान ने लॉन्च कर दिया, फिर उसमें आ गए। दूसरा आया उसने नवाज शरीफ बनाया और लॉन्च करके चला गया, अल्हम्दुलिल्लाह निकल गया। तो ये तो मुझे उनसे गिले हैं, कभी मिलेंगे अगले जान तो उनसे मैं बात करूंगा। दूसरी बात ये है कि ये तो अब तय हो गया है कि इमरान खान तीसरे के बारे में भी बता दें, तीसरे से एनआरओ कर लिया, तीसरा आया और एनआरओ कर गया जरदारी साहब के साथ। सही है, तीसरा एनआरओ कर गया। अब ठंड पड़ गई, देने के एनआरओ करके घर चला गया। यार ये इरशाद भट्टी साहब से रिपोर्ट से जान छुड़ाई। अच्छा जी भट्टी साहब, अच्छा आगे सुनिए हमारा $60 मिलियन खाया गया उसमें, इतने मुफक्कराने आलिया में। तो अच्छा अब ये बात, हाँ लेकिन मुशर्रफ साहब पे कोई करप्शन का इल्जाम नहीं जाती तौर पे, इसमें तो मैं खड़ा हूँ, बताया मुझे दिखाया, मैं प्रोग्राम करूंगा उस पे। ज़ियाउल हक पे कोई पैसे कर होगा तो मैं पता ही नहीं, मेरी बधाई से पहले के डॉलर आया हुआ। मुशर्रफ साहब पे थोड़ी इल्जाम है सर, $60 मिलियन का। जनरल साहब क्या हो गया इल्जाम है जी, किसी का इल्जाम मदर साहब? अच्छा करप्शन फैलाने का। अच्छा फैलाने का, ठीक है जी, पॉलिटिशियनों के जरिए। तो एंड में तलवार बर गिरती है बेचारे सियासतदानों पे जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, करप्शन करने का कोई इल्जाम नहीं, करप्शन फैलाने का है। वाह 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 वाह। अच्छा आगे सुनिए, ये तो तय हो गया कि नहीं तो ये इल्जाम कम है क्या? इमरान खान की तौहीन करता है, बताते हैं क्या हुआ है। नैब तौहीन करता है, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी खराब हो गया। शाहिद हक़ान अब्बासी साहब कह चुके हैं कि नैब, अदलिया और मीडिया इस तरक्की की राह में, मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट है, वो भी हो गया। नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि इस नैब के नाखून बढ़ गए, काटने पड़ेंगे, वो भी कह हो गया। नैब तो है ही बुरा। बात यह है कि ये जो छुई मुई किस्म के हमारे सियासतदान हैं, इनकी खुश नसीबी है कि हम जैसे लोग मिले हैं। एक सरे महल सिर्फ जो मुकर कर बेच दिया, और वही एक होता, जरदारी साहब तो हमेशा के लिए किसी और मुल्क में होते, बुक हो जाना था। जब पेंट हाउस बैरी कजाक नवाज शरीफ को कहा था और ये डर वट गया था, चुप कर गया था, तो इस पे इस पूरी फैमिली को बुक हो जाना चाहिए था। जब शहबाज शरीफ ने कहा 400 करोड़ लगाकर मैं एक बूंद पानी की नहीं पहुंचा सका, और बेटा और दामाद इश्तिहारी हैं, इसको इस पे बुक हो जाना चाहिए था। जब फरियाल तालपुर के अकाउंट से 1.5 करोड़ दूसरे अकाउंट में जाता है, उस पे उसको बुक हो जाना चाहिए था। जो GIT मनी लॉन्ड्रिंग बिलावल के कुत्तों की खुराकें उसमें से होती हैं, कुत्तों की खुराकें बुक हो जाना चाहिए था। क्या बात करते हैं, ये भाई कुत्ते, ये चरागाह है, ये मुल्क थोड़ी है। इसमें तो हम लगे हुए हैं कि लगे हुए ये कह यार भट्टी साहब मेरी बात सुने। उसके बिलावल भुट्टो को आपने अंडर एस्टिमेट किया है, वो इतने गरीब थोड़ी है। कुत्ते की खुराक भी जो है कोई मुबैना जाली अकाउंट से देंगे भाई, क्या हो गया? और नहीं केक के पैसे और 1.5 अरब के असास से वहां से मिले हैं, दादा से मिले। कुत्ते वाली बात में मैं एक्सेप्शन लेता हूं, दादा से मिली है। उन दोनों ने नहीं डिक्लेयर किए हुए, ना दादा ने डिक्लेयर किए, ना वालदा ने, इनको मिल गए। मरियम नवाज कहती है मेरी जायदाद ही कोई नहीं। 84 करोड़। जी जैदी साहब, ये कुत्ते वाली बात जरा मुझे ठीक नहीं लगी। अभी भी हमारी आंखों में आंसू आते हैं। जैदी साहब की बात सुन ले भट्टी भाई, हो गया फला हो गया, खुदा ने हो सकता है वो कुत्ते वाली बात पे रिस्पॉन्ड कर रहे हो। यानी कुत्ते वाली बात हकायत के बरक्स लगती है। वो बात वो गलत। दूसरी बात है केक की बात, इमरजेंसी लाइट्स लगे हैं, पैसे लगे। अयान अली की उसी टिकटों में, अयान अली की उसी अकाउंट से टिकटें जाती हैं जिस अच्छा अब मोशर जैदी साहब की बात सुनेंगे, इससे साबित करें। अच्छा जी मोशर साहब, आपने कुत्ते वाली बात पे तो नहीं कोई बात करी, वो मैं कह चुका हूं कि वो हकायत से बरक्स लगती है मुझे कुत्ते वाली बात। जी नहीं, देखे मुझे यही मैं कह रहा हूं कि हम सहाफियों को खुद भी तहकीक कर लेनी चाहिए। जो हम बढ़ के चीजें आगे फैलाते हैं ना, जैसे वो किया था। अब मैं सिर्फ इसीलिए डॉक्टर आसिम की मिसाल दे रहा हूं कि 462-63 अरब रुपए की वहां बात थी, और तमाम एजेंसी। ओ एक मिनट ना यार, ओ भाई एक मिनट सुन तो लो ना यार। चले यार उनकी बात तो सुन ले भट्टी भाई। जी बोले जी मोशर साहब। सर मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, उस वक्त तो एजेंसीज ने सबने इन्वेस्टिगेट किया था, एक रेफरेंस बनाया गया 463 अरब का कि जनाब उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। उसके अलावा माशाल्लाह हमारी एजेंसीज इतनी केपेबल है कि सियासतदानों के फौरन दहशत हैं
उसके अलावा दहशतगर्दों के वहां इलाज भी करा देती हैं। क्या क्या इल्जाम नहीं लगा? मुझे सिर्फ एक बताते। मैं सारा ओ भाई तो सरे महल कामरान जी जनरल साहब, सर एक मिनट देखिए सरे महल पे आप लोग इतने डिफेंसिव क्यों हुए यार? आपने पीपल्स पार्टी छोड़ी है, क्या हो गया आपको? जब एनआरओ जिसका था वो ले गया, खत्म होगी बात। कोई भी नहीं हो रहा ना, यही तो मैं कह रहा हूँ। सरे महल को छोड़े, कुत्ते को भी छोड़ दे। मैं ये कह रहा हूँ भाई, यार एक मिनट बात कर, प्रोड्यूसर साहब मैं बात कर रहा हूँ यार। मैं ये कह रहा हूँ एक तो कुत्ते को छोड़ दें और एक सरे महल को छोड़ दें, ये दो चीजों को छोड़ के बाद। जी जनरल साहब क्या कहने लगे आप क्विकली बताएं, फिर मैंने मदर साहब और इम्तियाज साहब के पास जाना। जी मैं ये कह रहा हूं मुबश्शर के नॉलेज के लिए, मुबश्शर को पता होगा, चौधरी निसार ने स्टेटमेंट दी थी कि 200 घंटे के इतराफी बयानात हैं उसके, डॉक्टर आसिम के। तो वो बाहर क्यों फिर रहा और है? मैं वसूख से आपको बताता हूं कि जो ओरिजिनल जेआईटी है उसकी, जो रेंजर्स के पास पड़ी हुई है, उसमें उसके दहशतगर्दों के ट्रीटमेंट वगैरह के सॉलिड सबूत मौजूद हैं। लेकिन जब जेआईटी दी गई है उनको ट्रायल के लिए, क्योंकि रेंजर के पास ट्रायल का है नहीं, उनके पास ये अथॉरिटी नहीं थी। सर वो सॉलिड सबूत पे जब रिपोर्टर जी जब रिपोर्टर्स आप यहाँ इस डीजी रेंजर्स की रिपोर्ट पे जब सहाफी उन घरों में गए, वहां से ये पता लगा कि ये गलत है, वहां कोई दहशतगर्द नहीं थे। आप डीजी रेंजर्स की रिपोर्ट मैं बता रहा हूं, उस रिपोर्ट की देखो मैं बताऊं, मुझे बताएं, मुबश्शिर यही तो गलतफहमी है वो रिपोर्ट। मुबश्शिर यही तो गलतफहमी है, ये किया ये गया है कि उसमें से वो निकाल के, जो रेंजर्स के पास जो पड़ी हुई है जेआईटी, उसमें जो विटनेसेस हैं उनको निकाल के दूसरी विटनेसेस डाली गई हैं, उनके घरों में लोगों को भेजा गया। ये आपका पॉइंट है। मदर अब्बास साहब, आपके ख्याल में अभी हमें पाकिस्तान इंडिया में बात कर ले, कुलभूषण पे बात कर ले, आप इसमें बात करना चाहेंगे? जी फरमाइए। देखें पहली चीज ये कि इरशाद भट्टी साहब जो कह रहे हैं वो मैं उससे 110% एग्री करता हूं। चलें जी। सवाल ये है कि सरे महल से लेके आज तक ये जितने लोग थे, उसके बाद इस मुल्क के सदर भी बने जी, इस मुल्क के वजीर आजम भी बने, उस सारे प्रोसेस से भी गुजरे, उसके बाद वो आज भी उसी तरीके से मौजूद हैं। तो इसकी जिम्मेदारी फिर आपके इदारों पे भी आती है। दूसरी बात जो जनरल साहब कह रहे हैं ये दुरुस्त नहीं है। जो जेआईटी, जो टेररिज्म के हवाले से जेआईटी थी, उसमें 8 दहशतगर्दों की निशानदेही की गई थी, जिन 8 दहशतगर्दों को उन पे इल्ज़ाम था कि उनके ट्रीटमेंट्स हुए, लेकिन किसी एक उस जेआईटी में वो बुलेट वुंड्स नहीं थे, वो उस तरीके से नहीं थे, इसीलिए वो चीज़ आगे बढ़ नहीं सकी। और यही वजह है कि जो 462 अरब रुपए का, मैं सिर्फ यही बात कह रहा हूँ, जो भट्टी साहब कह रहे हैं कि इतनी बड़ी जेआईटी बनाई जाती है, इतनी बड़ी जो है वो पूरा हाइप क्रिएट की जाती है, जी। वीडियो बयान दिलवाए जाते हैं, अदालत में जब बात जाती है तो अदालत क्यों उठा के ये सारी चीज़ें फेंक देती है? अदालत क्यों नहीं इन बुनियादों पे जिस पे मैं और आप उनको मुजरिम डिक्लेयर कर देते हैं? और इसमें किसी हद तक हम हक बजानिब होते हैं, क्योंकि केस चले न चले मुझे और आपको ये पता होता है कि ये लोग करप्ट हैं, राइट। लेकिन अदालतों के सामने यही नैब, यही एफआईए अपने केसेस क्यों नहीं प्रूव करती? जी पॉइंट आ गया सर आपका। ये मैं जवाब देता हूं, हेलो जी आ रही है सर, आपकी आवाज को रोक सकता है सर, बताइए फरमाइए। जी सुन रहा हूं। मैं ये बताऊं, देखिए ये बात समझने की है, मदर भाई भी एनालिसिस करें। आज करप्ट माफिया रियासत से ज्यादा मजबूत है। उसकी वजह यह है कि करप्शन और इक्तदार एक जगह पे है। आप इंटेरोगेशन कर लें, सारा कुछ बना रहे, जीआईटी हो गई, सबूत जब अदालत में जाने लगेगा वो टेम्पर हो चुका होगा, और आपको नैब आगे नजर आएगा जो गूंगा वकील खड़ा करेगा, जो जाके वहां पे। सर ये आपका पॉइंट आएगा, लेकिन सियासतदानों पर एक इल्जाम और भी लगता है जनरल साहब, जो मैं इम्तियाज साहब के पास जाना चाह रहा हूं, और वो इल्जाम है, ये भट्टी साहब कुत्ते वाली बात ना कर दीजिएगा दोबारा। मैं हाँ जी, कुत्ते के अलावा बात करनी है आपने, कुत्ते का कोई रोल नहीं था इसमें, मुझे लगता है इस्तेमाल करते हैं उनको, आप जी भाई अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप कभी पीएमएल क्यों बना लेते हैं, कभी पीपल्स पार्टी पैट्रियट। चलें जी, माजी हो गया, पीएमएल क्यों 3 अरब भेजे, सबने यूज किया उसको, धड़े करते हैं। ये कौन पीपल्स पार्टी ने क्यों बनाया डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कातिल लीग का, सभी ने यूज किया है मदर भाई। मैं भी वही बात कह रहा हूं। अच्छा जी, एक इल्जाम और लगता है पाकिस्तानी सियासतदानों के ऊपर, और मैं चाहूंगा जरा वो इम्तियाज साहब से जरा ले लेते हैं उस पर रहनुमाई।
पहले तो हरीश सलवा जो है इंडियन वकील, उन्होंने आज क्या कहा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कोट करते हुए कुलभूषण के केस में, जरा सुन लें। Prominent Pakistani newspaper Dawn carried an interview of their former Prime Minister, Mr. Nawaz Sharif, in which he was quoted as having made the admission of Pakistan's complicity in Mumbai terror attacks, stating, "Militant organizations are active. Call them non-state actors. Should we allow them to cross the border and kill 150 people in Mumbai? Explain it to me. Why can't we complete that trial?" Jadav's trial was completed in 6 months, 4 months. How many weeks? Quick trial. इम्तियाज साहब, हमारे सियासतदान गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा भी करते हैं? सारे वजीर आजम गद्दार थे हमारे। अच्छा, सारे गद्दार थे, बस इसका जवाब यही है। नहीं, इंडियन वकील उनको सारे गद्दार है। भुट्टो गद्दार, अच्छा, बेनजीर गद्दार, नवाज शरीफ गद्दार, लियाकत अली खान गद्दार, अब नाज़मुद्दीन गद्दार, सिर्फ जो थे। जवाब है यार, मुझे आप बात कर रहे थे, आप यहाँ माशरा लगा रहे हैं। अच्छा, चलें आप बात बोलते हैं बीच में। अच्छा इम्तियाज साहब, चलें जनरल साहब की बारी आएगी। आप एक फजूल बात कर रहे हैं ना, आप फजूल बात कर रहे हैं। चले सर, आपस में लड़े, बैठे आके बैठ जाते हैं और हमने हिंदुस्तान से जंग कर रही है, आप लोग क्यों बुलाते हैं ऐसे प्रोग्राम? अच्छा सर, चले, आप तमीज नहीं बैठने के प्रोग्राम। अच्छा, चले बात करें। जनरल साहब, इनकी बात सुन के फिर आता हूँ। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बात बड़ी ऑफेंसिव है कि आप अपने मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के हवाले से, कोई प्राइम मिनिस्टर, इमरान खान है, ये कोई प्राइम मिनिस्टर जो इलेक्टेड है, जी, उसकी आप पुलवतनी पे और उसकी आप उसे ट्रेटर कहें और एक कैंपेन चलाएं, ये बहुत ही गैर जिम्मेदारी थोड़ी सी। कोई गैर जिम्मेदारी नहीं की। अच्छा, हमने ट्रायल किया, उनका कोर्ट बनी, यहाँ पे लोग पकड़े गए, केसेस चले, यहाँ पाकिस्तान में नहीं चला और उनके ट्रायल पे। अब उसने गिमिक की है, जो इंडियन वकील था, उसका क्या ताल्लुक था कलभूषण केस से? वो यहाँ पे एक पाकिस्तान में हम लेके बैठ गए और हमने अपने एक वजीर आजम को गद्दार कहना शुरू कर दिया। गद्दार कोई नहीं कह रहा, भाई कैंपेन चल रही है, आप ही भी सवाल इसलिए उठा रहे हैं। सर, मैं आपको भी सारे मामलात में से आप भी इंजीनियर्ड हैं, सारे मामलात में से आपको उस वकील का वो बयान का वो ये हिस्सा नजर आया जिसमें आप नवाज शरीफ की बैशिंग, नवाज शरीफ साहब का, आपका मकसद नवाज शरीफ की बैशिंग कराना है। नहीं, बैशिंग हमारा काम ये नहीं, हमारी बैशिंग। देखिए, पाकिस्तान की बैशिंग हो रही है इस बात पे। देखिए, हम बहुत नुकसान उठा चुके हैं, इसके लिए हमने आज भी जो नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी है उसमें इस बात पे जोर दिया गया है कि हमें दहशतगर्दी के खिलाफ दोबारा उस पर गौर करें। सर, बस बड़ा कम है, मैं जल्दी क्विक रिस्पॉन्स कार्रवाई करें और ये हम पे क्यों मुसीबत बने में लोग। जनरल साहब, योर राइट टू रिस्पॉन्ड। हम प्राइम मिनिस्टर को क्यों इस तरह बुरा भला कहते हैं? हालांकि मेरा तो मतबा नजर ये था कि पाकिस्तान की बैशिंग हुई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक गैर जिम्मेदार बयान से। मैं ये नहीं कह रहा कि वो खुदा न खासा गद्दार है नवाज शरीफ साहब जी। मैं एक चीज आपको बताऊं जी। देखिए, ये ऐसी स्टेटमेंट के शायद जैसे मोहम्मद उसमें मुलव्वस है, ये कई लोगों ने दी हुई है, ठीक है, लेकिन नवाज शरीफ साहब का कहना कि क्या हमें भेजने चाहिए, उससे रियासत मुलव्वस नजर आती है। ये फर्क है। आप अपनी रियासत को इल्जाम दे रहे हैं कि जी क्या हमें भेजने चाहिए, इसका मतलब यह है कि ये यहां से हमारी रियासत की मर्जी से ये काम हुआ है, ये गलत है। और यहां तक ताल्लुक है उनके ट्रायल का, ये है वो है, ये हुकूमतों ने जो उस वक्त जो भी लोग थे उन्होंने बड़ा सीरियसली लिया इस किस्से को, लेकिन भारत सबूत नहीं देता, आप देते हैं अखबारों के तराशे। आप ये कहें कि जी भारत जिस पे उंगली रखे हम उसको यहां फांसी दे दें, ये कैसे हो सकता है? ये तो पॉसिबल नहीं है। अदालतों के जरिए चलना है ना। अब एक ब्रेक लूंगा जी मैं, वक्त की बड़ी किल्लत है, एक ब्रेक ली जाएगी। व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम का लबे-लबाब ये था कि सियासतदान जो हैं उनको जलील किया जा रहा है, उनको रुसवा किया जा रहा है, उनको घटिया साबित किया जा रहा है नैब के कवानीन के तहत। मतलब उनकी ऐसी तैसी की जा रही है, उनकी डंडा डोली की जा रही है बेचारों के साथ। ये आज के प्रोग्राम का लबे-लबाब था। लेकिन मैं हर बात से एग्री करता हूँ पैनलिस्ट की, जो मुख्तलिफ लोगों ने बातें की, कुछ से नहीं भी करता, लेकिन एक बात से एग्री नहीं करता। ये इरशाद भट्टी साहब ने जो कुत्ते वाली बात कही कि बिलावल का जो कुत्ता था, बिलावल भुट्टो साहब का, वो भी करोड़ों के अकाउंट में से पैसे खाता था। भाई, उस कुत्ते को बदनाम ना करें। कुत्ता एक लॉयल जानवर है, कई दफ़ा इंसानों से भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है। जब इंसान भाग जाते हैं वो वफादार होता है, मुल्क के साथ भी, इंसानों के साथ भी। तो कुत्ते को इसमें मुलविस ना करें। बाकी सब ठीक है। नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाज़त।